नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और हम लोगों ने गणित में जो ज्यामिति को पढ़ा, अब ज्यामिति में हम लोगों ने रेखा एवं कोण का अध्ययन कर लिया था। आज अध्ययन का जो हमारा विषय होगा, जैसे हम लोगों ने देखा था ज्यामिति में जो हमारे विषय थे वह कौन कौन थे, तो आपने कहा था रेखा एवं कोण। फिर दूसरा विषय कौन सा था, तो आपने देखा था कि दूसरा विषय क्या था भैया, त्रिभुज। फिर जो तीसरा जो विषय था वह था चतुर्भुज। जो चौथा जो विषय था वह था बहुभुज वृत्त, और जो 5वें नंबर पर था वह था बहुभुज। तो अब तक हम लोगों ने रेखा एवं कोण को पढ़ लिया, और रेखा एवं कोण पर आधारित जो प्रश्न आज तक के एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने अब तक हल किया। अब आगे हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में कि वास्तव में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के क्या क्या गुण हैं, और त्रिभुज से कैसे प्रश्न आते हैं या त्रिभुज से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज की तरफ, और हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज के विषय में। चलिए, तो हमारा विषय क्या होगा भैया, तो आज का जो विषय होगा त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्राइएंगल, यानी कि आज हमको त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो हम त्रिभुज कहते किसे, या त्रिभुज है क्या, तो देखिए त्रिभुज की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं समतल पर 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि समतल पर 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज कहलाती है। यानी कि हम बात करें तो हम त्रिभुज किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि समतल पर 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज में सुनिए कि त्रिभुज में होता क्या क्या है। अगर हम कहें तो हम त्रिभुज को इसी चिन्ह द्वारा दिखाते हैं ना, बस ऐसे ही बना देते हैं, अर्थात इसके ही द्वारा हम दिखाते हैं कि यह त्रिभुज है। तो अगर हम बात करें कि जो त्रिभुज है उसको हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज के में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आ जाइए। जैसे आपने कहा एक त्रिभुज है ABC। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं होंगी, थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं हम। तो देखिए त्रिभुज में यहां जो होता है इसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो देखिए शीर्ष कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 ठो हैं, क्योंकि देखिए A दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है और C दिखाई दे रहा है। यानी कि शीर्ष कितने हुए, 3, A, B और C। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 3 भुजाएं दिखाई देंगी, तो अर्थात अगर भुजा की संख्या की हम बात करें तो भुजा भी 3 ठो है। कौन कौन भैया, तो आप कहेंगे देखिए यहां से यहां तक एक रेखा बनी है ना, तो इसी को हम भुजा कहते हैं। अर्थात AB, फिर BC, फिर आपका कौन सा है, CA। यही 3 भुजाएं हैं। फिर देखिए अगर कोण की बात करते हैं हम, तो कोण कौन कौन कै ठो हैं भैया, तो कोण आप कहेंगे तो कहेंगे 3 ठो हैं, क्योंकि 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब आपने कोण पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि 2 रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी से कोण का निर्माण होता है, या फिर 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो देखिए 2 रेखाएं यहां मिल रही हैं, अब इसके बीच के झुकाव का यह कोण बना। यहां 2 रेखाएं मिल रही हैं तो इसके बीच में जो झुकाव बना वह कोण बना।
अब देखिए यहाँ दो रेखाएं मिल रही हैं, इसके बीच में जो झुकाव हुआ उसको हम कोण कहते हैं। तो कोण कितने हुए, 1 2 और 3, तो आप कह सकते हैं 3। कौन कौन, कोण ए, कोण बी और कोण सी, यही कोण 3 है। अब देखिए इसको अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लिखा रहता है कि ABC चाहे BAC ऐसे लिखा होता है, तो देखिए हम अगर कोण ए को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC। अर्थात अगर हम बात करें कि जिस कोण का हमको मान रखना होता है वह वाला अंक कहाँ होता है भैया, बीच में होता है। वैसे ही कोण बी को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC। वैसे ही देखिए कोण अगर हम सी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कोण BCA, चाहे कोण ACB भी लिख सकते हैं, कोण ACB, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इन कोणों को हम कह सकते हैं। तो देखिए अब तक हमने देखा कि त्रिभुज में क्या थे, 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, कौन कौन, AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। और अगर आगे बात करें तो देखिए त्रिभुज में 3 बहिष्कोण भी होते हैं, यानी कि अगर बहिष्कोण की हम बात करें तो बहिष्कोण भैया कितने होंगे, तो आपका अगर जवाब होगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ बहिष्कोण कैसे बनता है अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे, अगर हम इस भुजा को आगे तक बढ़ाएं, इस भुजा को यदि चाहे आप इस भुजा को आगे बढ़ाना चाहें, जैसे देखिए यहाँ से अगर हमने किसी एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी इस भुजा को यदि हम इधर बढ़ा सकते हैं तो इधर ही केवल बढ़ाएंगे। अब यह नहीं कि इस भुजा को इधर बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए BC भुजा को मान लीजिए आपने इधर बढ़ा दिया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो AB भुजा है आपने उसको इधर तक बढ़ाया, तो आप देखेंगे जो बाहर कोण बन रहा है उसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। यानी जो बाहर कोण आपने देखा कि त्रिभुज के भुजाओं को एक तरफ जब हम आगे तक बढ़ाते हैं तो उससे जो बहिष्कोण बना, जो बाहर कोण बना, उसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। तो अगर हम कहें, ध्यान दीजिए, अगर इसका नाम रख दें, BC भुजा को D तक बढ़ाया, CA भुजा को E तक बढ़ाया और AB भुजा को F तक बढ़ाया, तो अब सीधी सी बात कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे कोण क्या बना, ACD। अर्थात जो बहिष्कोण होंगे कोण ACD, ACD। फिर देखिए यहां से अगर कहें यह वाला बहिष्कोण तो कोण BAE, कोण BAE। फिर कौन सा बहिष्कोण बना, फिर आप कह सकते हैं कि कोण, या ये वाला लिखना है तो आप लिखेंगे CBF, कोण CBF। यह वाले कोण बन गए, इन कोणों को हम क्या कहेंगे, बहिष्कोण कहेंगे। तो देखिए त्रिभुज में आप अगर देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण और 3 बहिष्कोण भी दिखाई देंगे। और आपने बहिष्कोण पढ़ते समय यह पढ़ा होगा कि जो बहिष्कोण का मान होता है वह त्रिभुज के अंतः 2 सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। आप थोड़ा यहां समझिए, देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए इसका नाम 1 रख दिया, इस कोण का नाम 2 रख दिया, इसका नाम 3 रख दिया, और इसका नाम मान लीजिए P रख दिया, इसका Q रख दिया और इसका R रख दिया, यही ना। आप मान लीजिए इसको P चाहे आप कह सकते हैं अल्फा कह सकते हैं, इसको हमने अल्फा रखा, इसको हमने बीटा नाम रख दिया, या फिर इसको जो है हम गामा नाम रख दिए। ध्यान दीजिए गामा नाम रख दिए, सही है। तो अब देखिए अगर कहा जाए कि अल्फा का मान क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो बहिष्कोण होता है, समझिएगा, बहिष्कोण का मान त्रिभुज के 2 सुदूर अंतः कोणों के
योग के बराबर होता है। देखिएगा क्या आपने लिखा, आपने लिखा कि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंत दो सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है ना। तो देखिए कैसे, अगर हम कहें कि अगर अल्फा का मान किसके बराबर होगा तो आप लिख सकते हैं कोण अल्फा बराबर, देखिए अब यहां इससे दूर, यह तो इसका पड़ोसी है ना 3, पड़ोसी को नहीं लेना है, पड़ोसी को छोड़ देना है। अब देखिए पड़ोसी को जब छोड़ देंगे तो बचेंगे 1 और 2, तो आप कह सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2, सही। क्योंकि यहां देखिए बहिष्कोण का अपने पड़ोसी के साथ नहीं पड़ता है, पड़ता दूसरे के साथ है। तो अल्फा का मान भैया कोण 1 और कोण 2 के बराबर होगा। अब उसी तरह से देखिए बीटा का मान, कोण बीटा का मान किसके बराबर होगा, तो कहिएगा अब इसका पड़ोसी तो 1 है, अब 1 को नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे 2 और 3 को लेंगे, यानी कोण 2 धन कोण 3 के बराबर होगा। उसी तरह से कोण जो गामा है उसका मान किसके बराबर होगा भैया, तो अब कहेंगे इसका पड़ोसी तो 2 है, 2 को नहीं लेंगे, अब 1 और 3 को लेंगे, यानी कोण 1 धन कोण 3 इसी मान के बराबर होगा बहिष्कोण का। और यह कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा, या मान दे दिए जाते हैं और बहिष्कोण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका मान कितना होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के बहिष्कोणों का जो मान होता है वह त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जिस बहिष्कोण को लेना है उसके अंदर जब जाएंगे, अंतः त्रिभुज की बात जब आप करेंगे तो अंतः त्रिभुज में जब जाएंगे तो इस कोण को छोड़ने के बाद दो बाद में यह दोनों जो कोण हैं उनको आप ले लेंगे, सही है। इन दोनों के योगफल के बराबर ही इसका मान होगा। अब देखिए इसकी एक और विशेषता लिख लीजिए, समझ लीजिए है, यह तो बहिष्कोण है। फिर यहां पे ध्यान देंगे तो त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे या आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वैसे ही कहा जाए कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल यानी अल्फा, बीटा और गामा, अगर हम तीनों को जोड़ें तो कितना मान होगा, तो आपका सीधा जवाब होगा कि जो बहिष्कोण हैं उनका योगफल कितना होगा भैया, 360 अंश होगा। समझिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लेकिन त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। त्रिभुज लें या चतुर्भुज लें या पंचभुज लें या जिसको हम बहुभुज का नाम देते हैं, कोई भी बहुभुज ले लेंगे तो सभी के बहिष्कोणों का मान जो होता है 360 अंश ही होता है। चाहे कोई भी आप कितनाओं भुजाओं वाला ले लें, अगर भुजाएं हैं कितनाओं भुजाओं, लेकिन इसके बहिष्कोण का जो मान होगा क्या होगा, हमेशा 360 अंश होगा, सही है। तो देखिए त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण बातें यह थी, हमने त्रिभुज को देखा। त्रिभुज में क्या देखा हमने, त्रिभुज में हमने पढ़ा कि समतल तल पर 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने कहा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद था त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कौन कौन भैया, ए बी यह तो बीटा है, बी सी और सी ए, यही 3 भुजाएं हुई। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए जिसको हम कोण बी ए सी लिख सकते हैं, चाहे सी ए बी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि जिस कोण को लिखना है उस कोण का अंक जो है या मान है वो हमेशा बीच में होना चाहिए ना, हो गया काम। फिर देखेंगे आप कोण ए, कोण बी, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, चाहे सी बी ए यह भी लिख सकते हैं। फिर आ गया कोण आपका कौन सा, सी। कोण सी को हम कोण ए सी भी लिख सकते हैं, चाहे बी सी ए लिख सकते हैं ना। तो यह हो गया।
फिर आपने पढ़ा कि त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं, और बहिष्कोण कैसे बनता है? किसी एक भुजा को या त्रिभुज की तीनों भुजाओं में प्रत्येक भुजा को जब आप किसी एक तरफ बढ़ाते हैं तो उससे जो बाहर कोण बनता है उसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। और एक भुजा को, मतलब त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उसमें से एक भुजा को आप एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं। यह नहीं है कि इस भुजा को आपने इधर भी बढ़ाया है और इधर भी बढ़ा दीजिए, वह बहिष्कोण नहीं होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सिर्फ एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता। उससे जो बाहर बनता है वह त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। और जो बहिष्कोण का योगफल होगा वह कितना होगा भैया? 360 अंश होगा। लेकिन त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होगा वह कितना होगा? 180 अंश होगा। अब चलिए कुछ त्रिभुज के प्रकार बांटे गए, क्योंकि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को बांटा गया या कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को बांटा गया, तो हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज के प्रकार क्या हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। अब मिटाते हैं इसे हम। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? त्रिभुज के प्रकार। आ जाते हैं त्रिभुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे। अब देखिए, त्रिभुज के हम प्रकार की बात करें तो त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार के बताए गए। किस आधार पे बांटे गए भैया? तो एक था कोणों के आधार पर, एक तो कोणों के आधार पर प्रकार बांट दिया गया। दूसरा कौन? तो आप कह सकते हैं भुजा के आधार पर, यानी कि त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक कोणों के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। अगर कोणों के आधार पर हम बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, और भुजा के आधार पर हम बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। और एक जो बांटा गया भुजा और कोण के आधार पर बांटा गया, तो एक तो जिसको हम बोलते हैं कि यह मिक्स वाला होता है, या जिसको हम मिसलिनियस कहते हैं, यह त्रिभुज कहते हैं ना। चलिए हम लोग देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहली बात, अब देखिए कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज बांटे गए। तो पहला नंबर था न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और जो दूसरा बांटा गया उसका नाम था समकोण त्रिभुज। और जो तीसरा प्रकार बांटा गया उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। अब देखेंगे भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के कोण बांटे गए। तो पहला जो नाम था उसका नाम था समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज बांटा गया उसका नाम था समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा त्रिभुज का प्रकार है भुजा के आधार पर उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि आपने देखा कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, फिर दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जो है दोनों का मिक्स माना जाता है, और यह 7वां त्रिभुज माना जाता है, क्योंकि 3 यह 3 यह 6। 7वां जो त्रिभुज है उसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज इतने ही प्रकार के बांटे गए।
अब हम बात करेंगे एक एक त्रिभुज की कि हम न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए हम लोग अलग अलग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सा त्रिभुज क्या है। तो अब थोड़ी सी हम अलग अलग सभी की बातें करेंगे। तो पहला नंबर क्या था भैया, तो आपने कहा कि पहला नंबर न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो कोणों के आधार पर त्रिभुज थे, तो हम पहले ही हेडिंग डाल सकते हैं यहां पे, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार बांटे गए उसमें पहला नंबर क्या था, तो आपने कहा न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक्यूट एंगल में आपने पढ़ा है या न्यून कोण में आपने पढ़ा है कि वह कोण जो 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम हो, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। देखिए योगफल तो तीनों कोणों का 180 अंश होना चाहिए, लेकिन कहा गया कि प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। मान लीजिए यही त्रिभुज है, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हो सकते हैं ना, ठीक है। जब प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हो गए तो देखिए क्या प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है ना और 0 अंश से अधिक है, तो यह निश्चित तौर पे प्रत्येक कोण न्यून कोण है। इसलिए इसी त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो आप न्यून कोण त्रिभुज में यही पढ़ सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। सही है। चलिए फिर अगले त्रिभुज को पढ़ते हैं जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, नाम है समकोण त्रिभुज। अब देखिए जो हम दूसरा नंबर का त्रिभुज है बहुत इसका महत्व है, और इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे यह हम उम्मीद रखते हैं कि आप देखते देखते कोई भी प्रश्न होगा आप बना लेंगे। देखिए इसका नाम है, दूसरा क्या नाम था, समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, यही था ना राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात जब करते हैं तो देखिए समकोण त्रिभुज आप देखिए यहां बना लीजिए। कहने का मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो, या वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। लिख लीजिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, बाकी कोण न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण हो सकते हैं। जैसे देखिए ए बी सी, निश्चित तौर पे एक कोण 90 अंश का है तो इन कोणों का मान 90 अंश से कम ही का होगा, फिक्स है। अगर 90 अंश का होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि सीधी रेखा हो जाएगी। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा
कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है इसी को हम कर्ण कहते हैं, और इसमें एक लंब हो जाती है और एक आधार हो जाती है ना। और आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, सही है। या कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर आप निकालते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय को हम ट्रिक के आधार पे भी याद कर सकते हैं, तो आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए एक चीज कहा जाए कि अगर पाइथागोरस प्रमेय, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपको 6 थोड़े से ट्रिक याद करने होंगे। जो ट्रिपलेट का नियम है 6 हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो पाइथागोरस से समस्या नहीं रहेगी। जैसे देखिए पहला आता है 3 संबंधे 4 संबंधे 5, यानी कि अगर समकोण त्रिभुज की कर्ण अगर हम कहें 5 सेमी का हो, लंब 3 सेमी या 4 सेमी का हो, आधार 4 सेमी का हो, अगर भुजाओं का अनुपात ऐसा रहे तो वह कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। या फिर दूसरा समझिए, दूसरा जो है 5 संबंधे 12 संबंधे 13 का अनुपात है। अगर यह भुजा 13 की हो या 5 की हो या 12 की हो तो भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। फिर अगला क्या है, आप देखेंगे जो तीसरा 7, 24 और 25 का अनुपात है। देखिए बहुत इसका महत्व है। चौथा समझिए, देखिए 7, 24 और 25, देखिए कितना आसान हो जाएगा। फिर है 8, 15, 17। अगला जो है 8, 15, 17 का अनुपात होता है। फिर जो 5वां नंबर आता है भैया वह है 9, 40, 41 का, यानी कि एक भुजा 9, अगली 40, दूसरा 41, तीसरी 41। यानी कर्ण हमेशा बड़ा होता है और इसमें से कोई एक ठो आधार होगा, कोई एक ठो लंब होगा। और छठा जो नंबर आता है भैया उसका नाम है 20 संबंधे 21 संबंधे 29। अगर आप इतना याद रखते हैं तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि वह समकोण त्रिभुज बताइए जिसकी सबसे छोटी भुजा 6 सेमी की है। अब ध्यान दीजिए, यहां 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है। अगर इसको 6 करना है तो हम 2 का गुणा कर दें, सही है ना। 2 का गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6, फिर इसमें भी 2 का गुणा करिए 8, फिर आ जाएगा 10। 6 संबंधे 8 संबंधे 10 हो जाएगा। अगर वही कहे कि नहीं छोटकी भुजा जो है 9 की हो तो देखिए 9 में तो यह है, अगर यह वाला नहीं दिया गया हो तो इसमें अगर आप 3 का गुणा कर देते हैं तो निश्चित तौर पे 9 संबंधे 12 संबंधे 15 का भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 9, 40, 41 का एक ठो ये है। अगर यह वाला नहीं रहेगा तो यह वाला रहेगा। अब देखिए किसी में वैसा ही किया जा सकता है। अगर भैया इसमें आप 10 का भी गुणा करिएगा ना तो देखिए 10 का गुणा करिएगा तो कितना होगा, 30 संबंधे 40 संबंधे 50, यानी कि किसी भी संख्या का गुणा करिएगा तो हमेशा यह समकोण त्रिभुज बनाने वाली ही भुजा मिलेगी। तो अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो यह पूरा विश्वास हमें है कि कभी भी परीक्षा में कितना हूं पूछेगा तो आपको यह वाला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं भी पूछता है कि छोटकी भुजा जो है 15 सेमी की है तो देखिए इसी को हम 15 बना सकते हैं, इसको भी 15 बना सकते हैं, दोनों में से एक ठो रहेगा, आप कर सकते हैं। अगर छोटी भुजा 14 सेमी की है, ध्यान दीजिए यहां से 2 का गुणा कर दीजिए, कर लेंगे ना। देखिए 2 7 14, 24 दूनी के कितना 48 होगा, और 25 दूनी 50, यानी कि आप कह सकते हैं 14, 48 और 50 का संबंध बन सकता है, तो हम कर सकते हैं। यही है। अगर यही आप 4-6 ठो याद कर लेते हैं तो पाइथागोरस में कोई समस्या नहीं होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद लास्ट नंबर का कोण पढ़ेंगे। कोणों के आधार पर जो लास्ट त्रिभुज होगा चलिए उसे देखते हैं, जिसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अगला अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है भैया,
कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समझिए, लिख लीजिए इसे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, अब ऐसे अगर हम कहें तो ऐसा भी त्रिभुज हम बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ए बी सी। अब देखिए, यह कोण हो सकता है 120 अंश का हो, यानी कि एक कोण अधिक कोण होगा, उसी त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब हमने कोणों के आधार पर देख लिया, और जब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखेंगे तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कैसे किया जाता है और त्रिभुज की अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे भैया? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बस आज इतना ही। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे जब, तो वह भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को देखेंगे। ओके, धन्यवाद।